2 महीने पहले सविता शर्मा के घर का दृश्य पूरी तरह अलग था। सविता अपनी दोनों बहुओं सुमन और नीतू के साथ रसोई में खड़ी है। अरे बेटी सुमन, ये दाल तो तुमने फिर से जला दी, और नीतू तुम्हारी रोटियां तो बिल्कुल कड़क पापड़ जैसी हो गई है। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे हमेशा रोटी बनाने में परेशानी होती है। हे भगवान, इस उम्र में मुझे अब भी रसोई संभालनी पड़ रही है। मेरी सहेलियां तो अब पोते पोतियों के साथ मस्तियां कर रही है, और मैं यहाँ। महेश और विनोद सविता जी के बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जब सुमन और नीतू खाना परोसती हैं। अरे यार, फिर वही जली हुई दाल। माँ, आप ही कुछ करो इसका, मेरा तो पेट खराब हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, इन दोनों को खाना बनाना तो आता नहीं। हाई फाई कॉलेज में पढ़ाई की है, पर 2 रोटी बनाना नहीं सीखा। मुझे तो अब होटल का खाना मंगवाना पड़ेगा। नीतू की रोटियां तो मेरे दांत तोड़ देंगी एक दिन। आप चाहे तो खुद बना लीजिए, मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया है। हाँ, हमारे घर में तो हमेशा रसोइया था, माँ ने कभी हमें रसोई में घुसने ही नहीं दिया। रसोइया था, बस यही रट लगा रखी है, तो फिर अब रसोइया भी रख लेते हैं। मेरा तो इस उम्र में दम निकल रहा है रोज खाना बनाते बनाते। माँ, आप सही कह रही हो, हमें एक अच्छा रसोइया रख लेना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। आपको भी आराम मिलेगा और हमें अच्छा खाना मिलेगा। सविता जी सोच में पड़ जाती हैं। क्या वाकई उन्हें एक रसोइया रख लेना चाहिए? अगले दिन सुबह घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। सविता जी दरवाजा खोलती हैं और सामने एक सुंदर महिला खड़ी होती है। जी, आप कौन? नमस्ते माँ जी, मेरा नाम रजनी है। मुझे पता चला है कि आपको एक रसोइये की जरूरत है। मैं पिछले 15 सालों से कई बड़े घरों में काम कर चुकी हूँ। आपको किसने बताया कि हमें नौकर की जरूरत है? आपकी पड़ोसन शीला जी ने, वो मेरी मौसी की दूर की रिश्तेदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। अच्छा, तो आप खाना बना लेंगी? माँ जी, मेरे हाथों का खाना खाकर आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सायका है मेरे हाथों में, स्वाद है मेरी रसोई में, यही मेरा वादा है। रजनी की आंखों में एक अजीब सी चमक है, लेकिन सविता जी उसे नोटिस नहीं करती। ठीक है, कल से शुरू कर दीजिए, सुबह 7 बजे आ जाना। अगले दिन से रजनी आती है और परिवार के लिए खाना बनाना शुरू करती है। रजनी के बनाए खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, क्या स्वाद है। माँ, ये रजनी तो कमाल है। सच में ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। हाँ, खाना तो अच्छा है। मुझे इस रजनी से कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती है? धीरे धीरे रजनी घर में अपनी जगह बना लेती है। सविता जी उसके काम से इतनी खुश हैं कि वे उसे और ज्यादा स्वतंत्रता दे देती है। भाभी जी, आप ये प्याज काट दीजिए ना, मुझे अभी ये मसाला पीसना है। क्या मैं तुम्हारी सहायक नहीं हूँ रजनी? अरे भाभी जी, गुस्सा क्यों होती हैं? मैं तो बस थोड़ी मदद ही मांग रही थी। साहब को आपके हाथों का कटा प्याज बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, लाओ। 1 हफ्ते बाद रजनी और भी आज्ञाकारी होने लगती है। वो अब बिना पूछे घर के किसी भी हिस्से में जाती है। एक दिन नीतू उसे अपने बेडरूम में देखती है। रजनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे भाभी जी, मैं तो बस कमरा साफ कर रही थी। देखिए कितनी धूल जमी है। माँ जी ने ही कहा था सारे घर की सफाई करने को। लेकिन तुम मेरी अलमारी के पास क्यों खड़ी थी? आप मुझ पर शक कर रही हैं। माँ जी और साहब मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, और आप? खैर छोड़िए, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। नीतू सविता जी के पास जाकर शिकायत करती है। नीतू बेटा, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। रजनी बिल्कुल ईमानदार है, उसके आने से घर में कितना सुधार हुआ है। हाँ नीतू, माँ ठीक कह रही है। रजनी हमारे परिवार की हिस्सा जैसी है। अब उसके जाने से हम फिर से वही पुरानी समस्या में फंस जाएंगे। रात को
सविता जी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और रजनी को फोन पर बातें करते हुए सुनती हैं। हाँ दादा, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। 2 हफ्ते और फिर हम सब निकाल लेंगे। हाँ, मैंने सारे गहने देख लिए हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी तिजोरी की चाबी अपने गद्दे के नीचे छिपाती है। सविता जी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और रजनी तुरंत फोन बंद कर देती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं तो बस पानी पीने आई थी। आइए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। अगले दिन सविता जी अपने बेटों को अपने कमरे में बुलाकर चिंतित स्वर में बात करती है। महेश, विनोद, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पक्का यकीन है कि ये रजनी कोई चोर है। कल रात मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो हमारे गहने चुराने की साजिश रच रही है। माँ, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हर वक्त शक और वहम। अरे तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अरे माँ, बस भी करो। रजनी के आने से हमारा घर स्वर्ग जैसा हो गया है, लेकिन आपको तो बस हर किसी में बुराई ही दिखती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ महेश, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सुमन और नीतू दरवाजे के बाहर ये सब सुन रही होती हैं और अंदर आ जाती हैं। बस करो महेश। माँ जी, मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ। मुझे भी रजनी का व्यवहार संदिग्ध लगता है। मैंने भी उसे कई बार आपके कमरे में घुसते देखा है। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? मैं सब सुन रही थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं इस घर के लिए, और ये मिला मुझे। आपकी नजर में मैं एक चोर हूँ। हाँ रजनी, मैंने तुम्हें फोन पर बातें करते सुना था, तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। आप मेरे पीछे जासूसी करती हैं। माँ जी, अब गलतफहमी में है। मैं तो अपने भाई से बात कर रही थी, वो बीमार है। देखा माँ, तुम्हारी वजह से रजनी को कितना बुरा लग रहा है। नहीं रजनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा ही है। धन्यवाद साहब। सविता जी अपने बेटों की नजरों में हार मानकर चुप हो जाती हैं, लेकिन रात को चुपके से अपने सारे गहने और कीमती सामान एक गुप्त जगह पर छिपा देती हैं। अगले दिन जब पूरा परिवार एक शादी से वापस आता है, तो वे सब देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से खुला है और सारा सामान बिखरा हुआ है। हे भगवान, मैंने कहा था ना, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब देखो क्या हुआ। परिवार अंदर भाग कर जाता है। सविता जी सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ती हैं, जहां अलमारी का दरवाजा खुला है और अंदर सामान बिखरा हुआ है। मेरी माँ के गहने, मेरी सास के गहने, सब कुछ चला गया। माँ, मैं क्या करूं? ये सब मेरी गलती है। मैंने आपकी बात नहीं मानी। अचानक सविता जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ कि अपना सारा खजाना एक अजनबी के भरोसे छोड़ दूं। वो अपने बिस्तर के मैट्रेस को सरकाती है और एक लोहे का बक्सा निकालती है। माँ, ये लोहे का बक्सा तो हमने कभी देखी ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने इसे मेरे लिए बनवाया था, जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। बक्सों को खोलते ही चमचमाते गहनों का प्रकाश कमरे में फैल जाता है। माँ जी, आपने सारे असली गहने यहाँ छिपा दिए थे? हाँ बेटा, मैंने उसकी अलमारी में नकली गहने रख दिए थे। मैं 70 साल की हो गई हूँ, 50 साल से ससुराल में हूँ। इतनी जल्दी कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। माँ जी, आप तो सचमुच कितनी समझदार हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ऐसे बात की, आपका अपमान किया। बेटा, गलतियां तो सभी करते हैं। तुमने मेरी बजाय एक अजनबी पर विश्वास किया। ये दुख तो है, पर तुम्हारी माँ हूँ मैं सब माफ कर दूंगी। अगले दिन सुबह पुलिस आती है और बताती है कि उन्होंने रजनी और उसके गिरोह को पकड़ लिया है। सविता जी, आपने बहुत समझदारी दिखलाई। जब कल आपने आकर रजनी के बारे में हमें सूचित किया, हमने तुरंत ही उस पर नजर रखनी शुरू कर दी।
कल जब ये आपके घर से चोरी करके निकली थी तब हमने उसका पीछा किया और उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया। पिछले 2 साल से ऐसे ही अमीर घरों में काम करके चोरी कर रहा था ये लोग। अब इनकी सजा पक्की है। 1 महीने बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। रसोई में सविता जी अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखा रही हैं। बेटी सुमन, तुम्हारे हाथ में जायका आ गया है। थोड़ा और अभ्यास और तुम पक्की रसोइया बन जाओगी। माँ जी, ये सब आपकी वजह से है। आपने बड़े प्यार से सिखाया है। शकुंतला अपनी बहू से परेशान हो चुकी थी और उसकी वजह थी ना नहाने की। शकुंतला काफी समय से ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू बिना नहाए धोए कपड़े बदल लेती है और ऊपर से भर भर के परफ्यूम मार लेती है। और ऐसे एक दिन, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि नहा लिया कर, लेकिन नहीं, तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। आखिर तू चाहती क्या है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं करता है नहाने को। और आपको तो पता है, जब भी मैं काम करके नहाती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तो बहू पहले नहा ले, उसके बाद काम कर लियो। और अगर आज तू नहीं नहाई और बिना नहाए तूने खाना खाया ना, तो मैं सच कह रही हूँ, तुझे इसके बाद मैं खाना ही नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, और कुछ बोलना है आपको? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। हाँ, बोल कर भी क्या ही कर लोगी माँ जी। करूँगी तो मैं वही जो मेरा मन करेगा। क्या बात है विमला, बड़े दिनों बाद आई है घर में। कहीं से कोई खबर मिली है क्या तुझे? अरे आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आती। तू मिलने नहीं आती तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलने आ जाती हूँ तुझसे। तो देख, मैं आ गई। अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गई। बहू, जरा 2 कप चाय तो बनाना और हाथ धो लियो। पूजा जो कि किचन में बर्तन धो रही थी, वो अपनी सास की आवाज सुनकर अपनी सास और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद पूजा चाय बनाकर अपनी सास को देने पहुंचती है। अरे बहू, ला चाय पीऊं। आज तो सुबह से नसीब ही नहीं हुई चाय। अच्छा हुआ मिल गई। क्यों, तेरी बहू कहाँ गई? कहीं दूध वाले के साथ तो नहीं भाग गई है? अरे मेरी बहू दूध वाले के साथ क्यों भागेगी? अरे मेरी बहू वो तो मायके गई है, इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ पाती। और घर में इतना काम होता है कि उसमें लगी रहती हूँ। अच्छा, मायके गई है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तभी तो तू नजर नहीं आती है आजकल। लगता है घर के कामों में उलझी रहती है। अरे वो सब छोड़, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया हो या तेरे घर में गंदी नाली का पानी आ गया हो। ना, मेरे घर की नालियाँ भी जाम नहीं है और ना ही चूहा मरा है, बल्कि ये बदबू तो मेरी बहू के शरीर से आ रही होगी। अरे छी बहू, तेरा शरीर इतना गंदी बदबू देता है क्या? अरे छी, बदबू नहीं करेगा तो क्या ही करेगा। इसने पिछले 15 दिन से नहाया नहीं है। क्या? तेरी बहू 15 दिन से नहीं नहाई? छी, राम, क्या है ये? अरे नहाना तो छोड़, ये तो हाथ धोना भी जरूरी नहीं समझती क्या? इसका मतलब ये हाथ धोए बिना चाय बनाती है? ये हाथ नहीं धोती होगी, मतलब ये हाथ ही नहीं धोती होगी। वॉशरूम जाती होगी तो भी हाथ धो के नहीं आती होगी। इतने गंदे हाथों से चाय बनाई होगी। छी। अरे क्या पिला दिया तूने मुझे? आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे पानी से एलर्जी है। जब भी मैं नहाती हूँ ना, तो मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। अरे नालायक, नहाने से कौन बीमार होता है? उससे स्वस्थ होते हैं लोग। विमला, तूने तो कहावत सुनी ही होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक वैसे ही मेरी बहू के आगे उसे नहाने के लिए कहना, दोनों एक बराबर हैं। अरे इतनी तो बदबू भी नहीं आ रही है जितनी आप लोग बता रही हो विमला आंटी। ऐसा तुझे लगता है बहू? 1 मिनट, तू नहाती नहीं है तो पूजा पाठ भी नहीं करती होगी। हे भगवान, शकुंतला कैसी बहू लाई है तू? विमला भी पूजा को बातें सुनाती है और उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन फिर भी पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद विमला तो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ पूजा और भी ढीठ होती जा रही थी। उसे तो किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और ऐसी एक शाम विमला और शकुंतला बाजार जा रहे थे। तभी शकुंतला अपनी बहू को बताना जरूरी समझती है। बहू, मैं और विमला बाजार जा रहे हैं और तू घर का ध्यान रखना और अपना भी। कहीं ऐसा ना हो अपने शरीर के बदबू से तू खुद ही ऊपर पहुंच जाए। वो सब छोड़ो माँ जी, मुझे भी बाजार जाना है। तो अब मैं तुझे बाजार लेके चलूं? हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? हाँ, मेरे बाप की शादी में आई है ना तू, जो तुझे बाजार लेके जाऊं। अच्छा चल ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर तू उसे मानेगी तो ही मैं तुझे बाजार लेके जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं ले जाने वाली तुझे। देखिए माँ जी,
अगर आप मुझे ये कहने वाली हैं कि मैं पहले नहा लूं, फिर आप मुझे बाजार लेकर जाओगी, तो आप ना बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं नहाने वाली नहीं हूँ, पर हाँ, मैं बाजार तो जरूर जाऊंगी। ठीक है फिर तू अकेले ही जाना, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाने वाली। शकुंतला अपनी बहू को इतना बोलकर चली जाती है और पूजा भी घर में ताला लगाकर बाजार के लिए निकल जाती है। विमला, कहीं इधर उधर कहीं तुझे मेरी बहू दिख रही है क्या? और अगर दिखे तो मुझे बता दियो। क्यों, क्या हो गया? अगर तेरी बहू बाजार गई है तो तू उसे कह देती ना सामान लाने के लिए। तू क्यों आई है? तुझे पता है ना वो नहा नहीं रही है। अब ऐसे में अगर मैं उसे अपने साथ लेकर आती तो 4 लोग मुझे ही गाली देते कि कैसे हैं ये लोग। अरे 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक नहाई नहीं है और ना ही नहाने का नाम ले रही है। ना जाने तेरा बेटा कैसे ही सोता होगा उसके साथ। मुझे तो लगता है तेरा बेटा बेहोश ही हो जाता होगा। तभी मैं सोचूं तेरे घर में पोता पोती हुए क्यों नहीं है। वैसे तू कांता को देख और उसके बेटे को देख। तेरे बेटे और उसके बेटे की शादी एक साथ ही हुई थी, पर देख वो दादी बनने वाली है। धत, तू भी कैसी बातें कर रही है? ये तो बच्चों का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों बातें करते करते बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचकर दोनों खरीदारी करने लग जाते हैं। बाजार में बहुत ही भीड़ थी। एक औरत अपनी सास का सर गोद में रखकर बैठी हुई थी और अपनी सास को उठा रही थी। माँ जी उठिए ना। माँ जी, आपको क्या हो गया? माँ जी, होश में आइए ना। इन सास बहू को क्या हुआ? शकुंतला, वो देख तेरी बहू इस भीड़ में है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे इस औरत की गंदी बदबू आई और मैं बेहोश हो गई थी। क्या बहन, आप नहाती नहीं हो क्या? आपके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। देखिए, आपके कारण मेरी सास बेहोश हो गई। दिखने में तो अच्छे घर की लगती हो। अरे नहा भी लिया करो। चल बहू, यहाँ से चल। इससे मुंह लगाने से अच्छा है हम यहाँ से निकल जाए, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उस औरत के बेहोश होने के कारण कोई नहीं बल्कि पूजा के शरीर से आने वाली बदबू थी। अब उन सास बहू के जाने के बाद वहाँ से जाती भीड़ पूजा को घूर रही थी। वहीं उस भीड़ का हिस्सा शकुंतला और विमला भी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और थोड़ी देर बाद घर पर वापस चले जाते हैं और पूजा भी थोड़ी देर में घर पर आ जाती है। क्या बात है बहू, आज तो बाजार में तूने बदबू से कमाल ही कर दिया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ तो बेटा तू सब रही है, बस दिखावा कर रही है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को भी पता चल गया क्या कि बाजार में क्या हुआ? क्योंकि उस भीड़ में हम दोनों भी थे। बहू थोड़ी तो शर्म कर ले। अरे इतनी भी बदबू नहीं आ रही है जितना उन्होंने बता दिया है। गर्मी की वजह से बेहोश हो गई और मेरा नाम लगा दिया उसने कि बदबू से बेहोश हो गई। चल अपने बाप को मत सिखा। मेरा मतलब है नहा लिया कर बहू कभी। बहू एक बात बता, तू चाहती क्या है? पिट के मानेगी क्या मुझसे? यही कि मैं नहीं नहा सकती हूँ क्योंकि मुझे नहाने के नाम से ही बुखार हो जाता है। शकुंतला को अपनी बहू की बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और विमला के कान में कुछ कहती है। विमला वहाँ से चली जाती है। देर शाम जब पूजा काम कर रही थी तभी बाहर से उसे अपनी सास के किसी के साथ झगड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर विमला और शकुंतला आपस में लड़ रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहू के बारे में ऐसा बोला कैसा? रुक, अभी चप्पल निकालती हूँ। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने जो भी बोला है ना वो सारी बात गलत है। मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तेरी बहू कौन सी सही है? कभी नहाती नहीं है, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। मन तो करता है चप्पल उठा के मारू उसे। और तो और तेरे घर आने का भी मन नहीं करता है मेरा। कभी कभी तो लगता है तूने बहू नहीं एक जानवर पाल रखा है घर में। पूजा देखती है कि उसकी सास उसके लिए पड़ोसन से लड़ रही है तो तुरंत ही वो अपनी सास और विमला का झगड़ा छुड़वाने जाती है। विमला पूजा को नाले में धक्का मार देती है जिससे वो नाले में गिर पड़ती है। ये क्या किया? हे भगवान, अब तो मुझे नहाना होगा। माँ जी मुझे निकालिए नाले से। नहीं बहू, तू यहीं पड़ी रह। तू साफ पानी में तो नहाती नहीं है, इससे अच्छा है तू गंदे नाले में ही पड़ी रह। शकुंतला बस कर यार, और कितना कोसेगी? बहू को निकाल और इसे नहाने भेज। विमला की बात सुनकर पूजा समझ जाती कि दोनों की चाल थी। ये सब आप दोनों ने जानबूझकर किया है ना? हाँ, हमने जानबूझकर किया है ताकि तू नहा सके। आप दोनों ने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान जी आप दोनों को पाप जरूर देंगे। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तू पहले जाओ नहा ले। आप दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। देर से ही सही, लेकिन शकुंतला और विमला का प्लान काम कर गया था और पूजा को नाले में गिराने के बाद दोनों बहुत ही खुश थे और पूजा नहाने की वजह से दुखी थी।